नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और ये जुड़ते हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज 12वीं की जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 5 में। ये 5वां चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। हम इसमें बजट की मूलभूत प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, बजट के तकनीकी पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। बजट नहीं, बजट के तकनीकी पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी समझाती है। इस बजट को एनसीईआरटी ने बड़ी उलझाऊ भाषा में लिखा है। मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये भाषा विद्यार्थी कैसे समझेंगे, तो उसकी हूबहू भाषा को थोड़ा सा आसान मैंने बनाया है और उम्मीद है कि ये छोटे से क्लास से आपको बजट के वे तकनीकी पक्ष जो एनसीईआरटी समझाना चाहती है समझ में आ जाएगी। तो सीधे सीधे बात शुरू करते हैं। बात शुरू यहां से होती है कि हमारे बजट को संविधान में स्थिति क्या है, बजट की संवैधानिक स्थिति क्या है, बजट के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो जब हम संविधान के नजरिए से बजट को देखते हैं तो हमें संविधान में मिलती है संविधान की धारा 112 यानी आर्टिकल 112। संविधान के अनुच्छेद 112 में, संविधान की धारा 112 में बजट के प्रावधान है। लेकिन बजट के प्रावधान बजट के शब्दों में नहीं है, तो किन शब्दों में है, आइए हूबहू वही देखते हैं। संविधान का की धारा 112 के अनुसार एनसीईआरटी लिखती है कि संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष, वर्ष नहीं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, भारत का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी इस साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक यह भारत का फाइनेंशियल ईयर है। तो संविधान कहता है कि हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 112 कहता है कि हर सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, यानी भविष्य के वित्तीय वर्ष में के लिए क्या वो सरकार प्राप्त करेगी, यानी कितना पैसा सरकार को मिलेगा और कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, इसका एक अनुमानित ब्यौरा संसद में प्रस्तुत कर दे, देश के सामने प्रस्तुत कर दे। याद रखिएगा, बजट पिछले साल का लेखा जोखा नहीं, अगले साल का लेखा जोखा होता है। बजट में सरकार अनुमान लगाती है कि इस काम से यहां इस मद से पैसा लाएंगे आने वाले वित्तीय वर्ष में और इस मद से खर्च करेंगे। अर्थात अगर कुछ यूं समझाएं इस बात को तो देखिए, 1 फेब को बजट प्रस्तुत होता है, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता है। जैसे इस साल 1 फरवरी ठीक 2023 को बजट प्रस्तुत हुआ। तो ये 1 फरवरी 2023 को जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो क्या है, आने वाले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के अगले साल के 31 मार्च यानी 31 मार्च 2024 तक का ब्यौरा है। और इस 2024 तक का ब्यौरा में क्या है, तो सरकार कह रही है कि हम अनुमानित प्राप्तियां यानी कहां से कितना पैसा लाएंगे और कहां पर कितना पैसा खर्च करेंगे, इसी का ब्यौरा है। समझिएगा बात को। और यह ब्यौरा प्रस्तुत करना हर सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। तो संविधान की धारा 112 के अनुसार हर साल संसद में सरकार आती है और संसद में आने वाले वित्तीय वर्ष की क्या अनुमानित प्राप्तियां हैं, क्या अनुमानित खर्चे हैं, उसका विवरण सरकार संसद के सामने रखती है। इस विवरण को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, यानी हर साल सरकार जो अनुमानित प्राप्ति और खर्चों का ब्यौरा रखती है उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा या वार्षिक वित्तीय विवरण। यही वार्षिक वित्तीय ब्यौरा या वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार का बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है, या सीधे भाषा में कह लीजिए कि यही वार्षिक वित्तीय ब्यौरा ही बजट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। यानी संविधान में बजट शब्द का
उल्लेख न होकर के वार्षिक वित्तीय ब्यौरे का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और यह उल्लेख है संविधान की धारा 112 में। तो यह है बजट की संवैधानिक स्थिति, यह है बजट की संवैधानिक स्थिति, बजट की कानूनी स्थिति। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई इस बजट के उद्देश्य क्या होती है। थोड़ा बजट के उद्देश्यों पर बात करते हैं। तो जब हम बजट के उद्देश्यों पर बात करते हैं तो एक कुछ लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, उस लाइन को पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। जो बजट के उद्देश्य लिखे गए हैं वो ये हैं कि हमारी सरकार जन कल्याण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। यह हूबहू एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसको मैं समझाता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार का अंतिम उद्देश्य वेलफेयर है, कल्याण है, पब्लिक वेलफेयर है, जन कल्याण है, लोक कल्याण है। पूछा जाए सरकारें क्यों हैं, तो सरकारें इसलिए हैं कि वह जनता का कल्याण करेंगी, और यही वादा था हमारी संविधान सभा का इस देश से। जब संविधान बनाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई, तो हमारे संविधान सभा ने इस देश से वादा किया था कि हम ऐसी व्यवस्था बना करके जा रहे हैं कि जो भी सरकारें आएंगी, जो भी शासन आएगा, जितनी भी बहुमत की सरकारें रहेंगी, उद्देश्य अंतिम पब्लिक वेलफेयर ही रहेगा, जन कल्याण ही रहेगा। यह सरकार का अंतिम लक्ष्य है। अब जन कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है, तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसका स्वरूप कल्याणकारी हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जो सिर्फ लाभ हानि पर काम नहीं करती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जो सिर्फ कुछ लोगों के पक्ष में न झुकी हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसमें बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की कमाई और बूढ़ों की दवाई की पर्याप्त गुंजाइश हो। बनानी होगी कि नहीं होगी? बनानी होगी। अर्थात अगर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है, जन कल्याण सुनिश्चित करना है, तो एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। इस कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, लोगों के जन कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, और जो हस्तक्षेप करती है वह सरकार बजट के माध्यम से ही करती है। यानी यूं कह दीजिए कि सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, और हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था का स्वरूप कल्याणकारी बनाती है और लोगों के जन कल्याण को सुनिश्चित करती है। यानी बात कुल निकल करके ये आई, निष्कर्ष कुल निकल करके ये आया कि बजट का उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, जन कल्याण करना। तो एक लाइन में कह लीजिए कि सरकार जो बजट लेकर के आती है उसका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। ये रहा बजट का उद्देश्य। अब अगली बात समझते हैं। बजट का आवंटन कार्य, दो चीजें होता है, एक होता है बजट का आवंटन कार्य और एक होता है बजट का पुनः आवंटन कार्य। एनसीईआरटी में दोनों को बहुत करीने से समझाया गया है, मैं आपको समझाता हूं। तो पहले समझते हैं सरकारी बजट का आवंटन कार्य। पहले समझते हैं सरकारी बजट का आवंटन कार्य या सरकार बजट का आवंटन कार्य। इसका मतलब है कि सरकार बजट में जो पैसा देती है वो क्यों देती है। एक बात याद रखिएगा, जो सरकार है वह लोगों को कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराती है। कहा गया है कि कल्याणकारी सरकार होने की शर्त है कि लोगों को कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, और वे आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाए जो बाजार के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं, जिसे मार्केट के माध्यम से आप उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। साथ साथ जब ये आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तो किसी किस्म का भेदभाव न किया जाए। यानी जनता के सभी वर्गों के लिए, सभी पक्षों के लिए, अमीर गरीब सबके लिए वो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो। और इसीलिए सरकार आवंटन कार्य करती है। तो कुल मिलाजुला करके बात यह है कि सरकार बजट का आवंटन कार्य इसलिए करती है,
बजट में पैसे की व्यवस्था इसलिए करती है क्योंकि सरकार को कुछ वस्तुओं और सेवाएं अपनी जनता को उपलब्ध करा रहा है। यह वस्तुएं और सेवाएं मार्केट सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। आप कहेंगे कि वे कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें मार्केट सिस्टम के माध्यम से, बाजार प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है? तो एनसीईआरटी इसके उदाहरणों को स्पष्ट करती है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा को बाजार के माध्यम से नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया जा सकता है कि आप राष्ट्र की सुरक्षा कीजिएगा। राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की। सड़कें बनाना यह हमेशा सरकार बनाती। सरकारी प्रशासन क्या है? सेवा है। कलेक्टर साहब क्या है? लोक सेवक हैं। वो पब्लिक सर्वेंट है। जितना भी सरकारी प्रशासन आपके पास सामने आता है वह आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सेवा के लिए। आप लोग भी जब कलेक्टर बनोगे पब्लिक सर्वेंट होगे, लोगों की सेवा के लिए भेजा गया है। आप लोग आईपीएस बनोगे तो आप पब्लिक सर्वेंट होगे, लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। तो गौर से देखिएगा, चाहे सरकारी प्रशासन हो या न्यायिक प्रशासन हो या सुरक्षा हो, सड़कें हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। और इन सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमेशा सरकारों की होती है। सार्वजनिक वस्तुओं को बाजार सिस्टम के माध्यम से नहीं उपलब्ध कराया जा सकता, मार्केट प्रणाली के माध्यम से नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। इसलिए सरकार खुद इन्हें उपलब्ध कराती है और इन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार बजट के आवंटन कार्य करती है। जब बजट लेकर आती है सरकार कहती है हम सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सड़कों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सार्वजनिक प्रशासन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह वो चीजें हैं जिसे मार्केट के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तो कुल मिला जुला करके बात लाख टके की ये निकली कि सरकारी बजट का आवंटन कार्य जो होता है वह इसलिए होता है ताकि लोगों को सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके, उन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जा सके जिन्हें मार्केट सिस्टम के भरोसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन्हें उपलब्ध कराए और इन सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। ये है सरकारी बजट का आवंटन कार्य। अब एक है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। आप कहोगे ये आवंटन कार्य और पुनः आवंटन कार्य में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो होता क्या है, याद रखना। अब एनसीईआरटी की भाषा में समझाता हूं, फिर अपनी भाषा में समझाऊंगा। अगर हम पुनः आवंटन कार्य को समझें तो कुछ यूं समझना पड़ेगा। जो देश की कुल राष्ट्रीय आय है, जो कुल नेशनल इनकम है, यानी जो कुल देश की आय है, वह कहां से आती है, उसका प्रवाह कहां से है? तो कुल राष्ट्रीय आय या तो प्राइवेट सेक्टर से आती है या सरकारी क्षेत्र से आती है। भाई इस देश की जो भी आय होती है वह या तो सरकार काम करती है उससे आती है या प्राइवेट सेक्टर से आती है। तीसरा तो कोई चीज है नहीं, यही दो है। समझना बात। तो जो कुल राष्ट्रीय आय है वह कहां से आती है? वह सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से आती है। अब जो ये निजी आय आती है, जो लोगों की अपनी आय होती है, एक होती है राष्ट्र की आय। यही राष्ट्र की आय जब एक एक आदमी में बढ़ती है तो निजी आय बन जाती है। भाई हम सबकी आय मिलकर के राष्ट्र की आय होती है, लेकिन हम सबकी अलग अलग आय अपनी क्या होती है? वो निजी आय होती है। या जो निजी आय का जो हिस्सा घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। एक एक व्यक्तिगत तक जो आय पहुंच रही है उसे क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत आय कह रहे हैं। यह निजी आय का हिस्सा है। अब होता क्या है, यहां से बात आगे बढ़ती है। ठीक होता क्या है कि जब समझना या निजी आय का कुछ हिस्सा घरेलू क्षेत्र तक पहुंच रहा है तो व्यक्तिगत आय है। आप देखोगे कि ढेर सारे लोग हैं, इसी देश की जनसंख्या में ढेर सारे लोग हैं, सबकी क्षमता, सबकी पूंजी का स्तर अलग अलग है। तो किसी के पास इनकम ज्यादा पहुंचती है,
यानी किसी के पास पैसा ज्यादा पहुंचता है। भाई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो ज्यादा पैसा पहुंचेगा, बड़ा स्किल है तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो कुछ लोगों के पास पैसा अधिक पहुंचता है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा कम पहुंचता है। अब एक आईआईटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर है तो उसके पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा, एक सड़क पर रिक्शा खींचने वाला मजदूर है तो उसके पास पैसा कम पहुंचेगा। तो जिनके पास पैसा कम पहुंचता है वे लोग क्या कहता है, वे लोग गरीब कहलाते हैं। ये क्या हो गए, गरीब हो गया। और जिनके पास पैसा अधिक पहुंचा है, जिन लोगों के पास पैसा अधिक पहुंचा है, ठीक, ये लोग क्या हो गए, ये लोग अमीर हो गए। समझना बात को, यही स्थिति है। इनके बीच एक भारी असमानता होती है। बजट के माध्यम से सरकार इनके बीच की असमानता को कम करती है। इसे ही कहते हैं पुनः आवंटन कार्य। कैसे? अब होता क्या है कि सरकार जब बजट लेकर के आती है, सरकार जब बजट लेकर के आती है तो इस बजट में दो प्रावधान करती है। जो समझना बात को, इस बजट में जो गरीब लोग हैं, जो ये गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ हस्तांतरण लेकर के आती है या उनके लिए कुछ सब्सिडी लेकर के आती है। कुछ हस्तांतरण का मतलब कुछ ट्रांसफर पेमेंट, यानी सीधे उनके अकाउंट में पैसे डालती है, या कुछ क्या लेकर के आती है, सब्सिडी लेकर के आती है, यानी उनको कुछ छूट और रियायतें देती है। इसके माध्यम से वो गरीब लोगों तक कुछ पैसा पहुंचाती है और उनकी स्थितियों को थोड़ा सा बेहतर बनाती है। तो बजट के माध्यम से आप देखते होंगे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार सब्सिडी की भी घोषणा कर रही है, सरकार ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण की भी घोषणा कर रही है। यानी कुल मिलाजुला करके कुछ पैसा लेकर के इन गरीब लोगों तक आ रही है और इनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जितने गरीब थे, जो स्थितियों में जी सकते थे, उससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रांसफर पेमेंट के माध्यम से जनधन अकाउंट में देखते होंगे एक पैसा डाला जाता है, वहीं ढेर सारी चीजों पर इन गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम प्रकार की सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं, आवास मुफ्त दिए जाते हैं, ये क्या है, सब्सिडी है। राशन मुफ्त दिए जाते हैं, क्या है, सब्सिडी है। अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाते हैं, वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, हस्तांतरण है। तो ये सब किसके माध्यम से कर रही है, बजट के माध्यम से, ताकि इनकी स्थितियों को और बेहतर बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इसी बजट के माध्यम से सरकार ये जो अमीर लोग हैं इन पर टैक्स लगाती है और टैक्स के माध्यम से इन अमीर लोगों से कुछ पैसा सरकार अपने पास लेकर के चली जाती है, यानी इनके पैसे की मात्रा को कम कर देती है, यानी इनकी स्थितियों को थोड़ा ऊपर उठा रही है, इनकी स्थितियों को थोड़ा, जितना पैसा इकट्ठा उसमें से कुछ हिस्सा ले रही है, ताकि इनके बीच जो जीवन जीने की परिस्थितियां हैं उसमें जो बड़ी और गहरी खाई है उसे कम किया जा सके। इसे कहते हैं सरकार का पुनः आवंटन कार्य। यानी एक तरफ है सरकार का बजट में आवंटन कार्य, एक तरफ है आवंटन कार्य, बजट आवंटन कार्य, ठीक, ये एक तरफ है। एक तरफ है पुनः आवंटन कार्य, पुनः आवंटन कार्य, आवंटन कार्य। समझना बात को, जो आवंटन कार्य है, जो ये आवंटन कार्य है, समझना बात को, यहां क्या हो रही है कि सरकार सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है। सार्वजनिक वस्तुएं, सरकार सार्वजनिक वस्तुएं कौन, कैसे, एग्जाम्पल दे लो, सड़क, सुरक्षा, पानी, तमाम चीजें, शिक्षा, न्याय, तमाम चीजें उपलब्ध करा रही है, तमाम सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, ठीक, यह है बजट का आवंटन का। और इन सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए
पैसा खर्च कर रही है। यह किसके माध्यम से कर रही है? बजट के माध्यम से। इसे कहते हैं आवंटन कार्य। पुनः आवंटन कार्य में क्या कर रही है? गरीब तक पैसा पहुंचा रही है और अमीर से पैसा ले रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पुनः आवंटन कार्य में गरीब की स्थिति को क्या कर रही है? थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कर रही है, अमीर से टैक्स ले रही है ताकि इनकी स्थिति को थोड़ा सा नीचे किया जाए और कुल मिलाजुला करके आर्थिक विषमता को कम करने की कोशिश कर रही है, आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश कर रही है। इसे ही कहते हैं पुनः आवंटन कार्य। इसे ही क्या कहते हैं? पुनः आवंटन कार्य। तो बजट के माध्यम से सरकार आवंटन कार्य भी करती है, बजट के माध्यम से सरकार पुनः आवंटन कार्य भी करती है, और ये सब बजट के कार्य हैं। ठीक, इसी को हमने समझाया था सरकार का पुनः आवंटन कार्य। तो क्या बताए थे हमने कि सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान द्वारा तथा कर एकत्रीकरण द्वारा घरेलू क्षेत्र के आय को प्रभावित करती है, समाज के आय वितरण को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जिसे न्याय संगत माना जाए, अर्थात आर्थिक असमानता कम से कम हो जाए। इसे ही हमने कहा पुनः आवंटन कार्य। तो बजट के माध्यम से सरकार आवंटन कार्य भी करती है, बजट के माध्यम से सरकार पुनः आवंटन कार्य भी करती है। ये रहा बजट के माध्यम से आवंटन कार्य और ये रहा बजट के माध्यम से पुनः आवंटन कार्य। इसके साथ साथ बजट के माध्यम से सरकार स्थिरीकरण का भी कार्य करती है, जिसे हम कहते हैं सरकारी बजट का स्थिरीकरण, जिसे हम कहते हैं सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। यानी सरकार बजट के माध्यम से सिर्फ आवंटन और पुनः आवंटन ही नहीं कर रही है, स्थिरीकरण भी कर रही है। और सरकार बजट के माध्यम से जो स्थिरीकरण का कार्य कर रही है उसे ही कहा जाता है सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। तो आप कहोगे कि आखिर सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, समझता हूं, जो एनसीईआरटी कर रही है उसी को मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है। यह एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, सारी बातें एनसीईआरटी की है, बस मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको याद करने में। तो आइए समझाता हूं बजट का स्थिरीकरण कार्य क्या है। सरकार दो रूपों में बजट का स्थिरीकरण कार्य करती है। पहला रूप समझाता हूं। देखिए, होता क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था या दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक रोजगार और दूसरे कीमतें, प्राइस, वस्तुओं की कीमतें क्या है। रोजगार का स्तर क्या है और महंगाई का स्तर क्या है। कीमतें मतलब महंगाई, कीमतें बढ़ गई, महंगाई अधिक बढ़ गई, कम हो गई, महंगाई घट गई। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दो चीजें मायने रखती हैं, एक रोजगार और दूसरी कीमतें। यह जो रोजगार और कीमतें हैं, यह अर्थव्यवस्था की मांग पर निर्भर करती है। यानी अर्थव्यवस्था में यदि मांग अधिक है, अर्थव्यवस्था में यदि मांग अधिक है तो रोजगार का सृजन भी अधिक होगा और कीमतें भी क्या होंगी? बढ़ेंगी, एक स्तर पर रहेंगी। यानी अगर आपको रोजगार और कीमतों को बेहतर स्तर पर रखना है तो अपनी अर्थव्यवस्था में डिमांड जनरेट करना होगा, अर्थव्यवस्था में डिमांड को सही लेवल पर रखना होगा। कुल मिलाजुला करके आप आगे इकोनॉमी पढ़ोगे, जब मैं बुक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि रोजगार, कीमतों और मांग में एक संतुलन रखना पड़ता है, एक तार्किक संतुलन। अर्थात अर्थव्यवस्था में इसका होना बड़ा जरूरी है, डिमांड का होना बड़ा जरूरी है, मांग का होना बड़ा जरूरी है। मांग के एक संतुलित स्तर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मांग के संतुलित स्तर का ही असर रोजगार और कीमतों पर पड़ता है। कभी कभी क्या हो जाता है, इस मांग का स्तर कम हो जाता है, और जब मांग का स्तर कम हो जाएगा यानी डिमांड कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगी? रोजगार का भी स्तर कम हो जाएगा, कीमतें भी नीचे गिर जाएंगी। तो कभी कभी मांग का स्तर जब कम हो जाता है तो बेरोजगारी भी आ जाती है और कीमतें भी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है।
जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर कम हो जाता है, इससे बेरोजगारी और कीमतें नीचे गिरने लगती है, तो सरकार अपने बजट के माध्यम से हस्तक्षेप करती है। पूरी की पूरी इकोनॉमी में बजट के माध्यम से तमाम योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम लाकर के क्या करती है? हस्तक्षेप करती है और मांग उत्पन्न करती है, डिमांड जनरेट कर देती है। इसे ही कहते हैं बजट का स्थिरीकरण कार्य। इसे ही कहते हैं बजट का स्थिरीकरण कार्य। यानी बजट के स्थिरीकरण कार्य में सरकार दो तरीके से करती है। पहला तरीका यह हो गया, तो बजट का एक काम है स्थिरीकरण का काम, यानी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, लय और ताल में रखना। आप देखते होंगे कि जब सरकार बजट लेकर के आती है, सरकार कहती है हम इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, इस सेक्टर में ये योजनाएं लाएंगे। जिससे सरकार ने कहा कि चलो भाई हम ढेर सारी सड़कें बनाएंगे। इससे क्या होगा? जब हम सड़क बनाएंगे तो हमें मशीनों की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, इंजीनियरों की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, लेबर की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, सीमेंट की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, छड़ की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, पत्थर की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, कोलतार की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, सबकी डिमांड क्रिएट हो गई। यानी सरकार ने अगर अपने बजट में सड़कें बनाने की घोषणा कर दी तो ढेर सारी डिमांड क्रिएट हो गई। अब सीमेंट की भी कीमतें ठीक ठाक हो जाएंगी, छड़ की भी कीमतें ठीक ठाक हो जाएंगी, लेबरों को मजदूरी मिलेगी, इंजीनियर की भी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ढेर सारी चीजें हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था में रोजगार भी क्रिएट हो जाएगा। तो सरकार जब जब अपनी बजट को लेकर के आती है तो बजट के माध्यम से देखती है कि किस किस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के किस किस क्षेत्र में या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में डिमांड की स्थिति क्या है। तो अर्थव्यवस्था के जिस जिस क्षेत्र में डिमांड की स्थिति कम होती है, वहां डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार अपने बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लेकर के उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और डिमांड क्रिएट करती है। यह बजट के स्थिरीकरण कार्य का एक पक्ष है। अब बजट के स्थिरीकरण कार्य के दूसरे पक्ष को हम समझते हैं। स्थिरीकरण का दूसरा पक्ष, बजट के स्थिरीकरण का दूसरा पक्ष, बजट के स्थिरीकरण का दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि कभी कभी इकोनॉमी में मांग अधिक हो जाती है, डिमांड अधिक हो गया। पहले क्या कर रही है? डिमांड क्रिएट कर रही है, वो तो पहली स्थिति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिमांड अधिक है खूब डिमांड, लेकिन हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में चीनी की डिमांड खूब है, लेकिन हम चीनी का उत्पादन पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि डिमांड अधिक हो जाती है, लेकिन उत्पादन इसकी तुलना में काफी कम हो जाता है। ठीक, तो सरकार बजट के माध्यम से ऐसी नीतियां लाती हैं कि उत्पादन बढ़े, यानी सरकार बजट के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करती है। और जब सरकार अपनी नीतियों द्वारा बजट के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करती है, इसे ही बजट का स्थिरीकरण कार्य करते हैं, इसे भी बजट का स्थिरीकरण कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में जितना कपड़े की डिमांड है उतनी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जितना जूते की डिमांड है हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की डिमांड है हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जितने सोलर पैनल की डिमांड है नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो इनकी डिमांड को पूरा कब होगा? जब इनका उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए अभी सरकार ने बजट में इन सभी सेक्टर के लिए PLI स्कीम लेकर के आई है, प्रमोशन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। जब किताब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो बजट में घोषणा की है PLI स्कीमों की। जिस जिस क्षेत्र में डिमांड अधिक हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, बजट के माध्यम से सरकार PLI स्कीम लेकर के आई है। वस्त्र क्षेत्र के लिए PLI स्कीम, जूता क्षेत्र के लिए PLI स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के लिए PLI स्कीम, इन क्षेत्रों के लिए PLI स्कीम लेकर के आई है। और इन क्षेत्रों में क्या कर रही है सरकार? इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक, यानी बजट के माध्यम से दो काम कर रही है। एक तरफ जब डिमांड कम है तो डिमांड क्रिएट कर रही है, और दूसरी तरफ कभी कभी कुछ क्षेत्र में डिमांड है लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, वहां उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट के माध्यम से हस्तक्षेप कर रही है। इन्हीं दोनों कार्यों को बजट का स्थिरीकरण कार्य भी कहते हैं। ये रहे बजट के कुछ सैद्धांतिक पक्ष। अब देखते हैं बजट में पैसा आता कहां से है और बजट में पैसा खर्च कहां होता है। तो जब हम जिक्र करते हैं पैसा आने और पैसा खर्च होने का, तो इकोनॉमिक भाषा में जो पैसा
आता है उसे प्राप्तियां कहते हैं और जो खर्च होता है उसे व्यय कहते हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहले कह रही है प्राप्तियों का वर्गीकरण, अर्थात पैसा आता कहां से है, अर्थात पैसा आता कहां से है, आता कहां से है। प्राप्तियां का मतलब यही होता है, प्राप्तियां मतलब प्राप्त होना, तो पैसा कहां से आ रहा है। तो बजट में जो पैसा सरकार आता है, सरकार उसे अपने दो खाते में दिखाती है, दो अकाउंट में दिखाती है। एक को कहते हैं राजस्व प्राप्तियां और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। यानी सरकार के पास बजट में जो पैसा आता है, जब हमने कहा ना सरकार बजट में अनुमान लगाती है कि अनुमानित खर्च क्या है और अनुमानित प्राप्तियां क्या है, यही तो सरकार करती है। तो सरकार बजट में बताती है कि हमारी जो अनुमानित प्राप्तियां हैं या ये हैं, कुछ को सरकार कहती है राजस्व प्राप्तियां है, कुछ को सरकार कहती है पूंजीगत प्राप्तियां। वैसे ही जब खर्च की बात आएगी, सरकार कहेगी कुछ राजस्व के व्यय है, कुछ पूंजीगत व्यय है। तो पहले हम पैसा आ किन खातों में रहा उसकी बात करते हैं, अर्थात प्राप्तियों की बात करते हैं। तो प्राप्तियां हमने कहा दो प्रकार की हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो पहले समझते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है। याद रखो, राजस्व प्राप्तियों में उन सभी प्राप्तियों को रखा जाता है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि राजस्व प्राप्तियों में जो पैसा आता है, उस पैसे के लिए सरकार को कुछ अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है, सरकार को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कमाई ही कमाई है। तो वे उन सभी पैसों को, उन सभी प्राप्तियों को जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, इसका मतलब जिन पैसों को प्राप्त करने के लिए सरकार कुछ अतिरिक्त उद्यम नहीं कर रही है, सरकार कुछ अतिरिक्त खर्चा नहीं कर रही है, सरकार कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रही है, फिर भी पैसा आ रहा है, उसे कहते हैं राजस्व की प्राप्तियां। इसी को कहते हैं अतिरिक्त दावा नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण से समझिए, सरकार के पास आता है कर राजस्व, टैक्स का पैसा, और टैक्स के पैसे में प्रत्यक्ष कर आता है डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में जैसे मान लो इनकम टैक्स या प्रत्यक्ष कर है। अब देखो, आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हो, इसके लिए सरकार थोड़ी कुछ कर रही है, आप कुछ कर रहे हो। किसी एक होता है इन प्रत्यक्ष कर में ही कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ढेर सारे टैक्स होते हैं। कारपोरेट टैक्स कारपोरेट सेक्टर के लोग देते हैं, उनकी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो भैया निवेश वो कर रहे हैं, उद्यम वो चला रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सरकार को पैसा दे रहे हैं। ये सब प्रत्यक्ष कर है। जैसे अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी है, आप साबुन तेल मसाले कपड़े जूते कुछ भी खरीद रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं भाई, आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, लेकिन सरकार को पैसा दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कर से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो भी आपके पास टैक्स रेवेन्यू जाता है, जो भी टैक्स रेवेन्यू जाता है, उसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास इकट्ठा होता है, सरकार उसके लिए कुछ खर्च नहीं करती है। तो टैक्स रेवेन्यू से जो भी पैसा आता है उसे किस में रख देते हैं, राजस्व प्राप्तियों में रख देते हैं। इसके साथ साथ राजस्व प्राप्तियों में एक और पैसे का आने का तरीका होता है जिसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू या गैर कर राजस्व। अर्थात राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक वैसे ही गैर कर राजस्व में भी कुछ मदों से आई गई आय को दिखाया जाता है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर मिलने वाला ब्याज। देखो, सरकार हर साल कर्ज लेती भी है, देती भी है। यहां हम जो कर्ज दिया गया उसकी बात कर रहे हैं। सरकार ने विभिन्न राज्यों को कर्ज दिया है, सरकार ने विदेश की विभिन्न संस्थाओं को कर्ज दिया है। तो मान लीजिए सरकार ने कर्ज दिया हुआ है, जितने साल के लिए कर्ज दिया है उतने साल बाद मूलधन वापस आएगा, लेकिन उसका ब्याज तो हर साल आता है। मान लीजिए सरकार ने 2023 में 100 करोड़ का कर्जा दिया है 2030 तक के लिए, और हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, यानी 10 करोड़ हर साल ब्याज मिल रहा है। तो जो हर साल ब्याज का पैसा आ रहा है, मूलधन नहीं, जो ब्याज का पैसा आ रहा है, उस ब्याज को, पैसे को गैर कर राजस्व में गिना जाता है, गैर कर राजस्व में गिना जाता है।
ऋण दिया है, मूलधन जब आएगा तो दूसरे खाते में सरकार दिखाएगी, लेकिन हर साल जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसे किसमें लिखती है सरकार? गैर कर राजस्व में लिखती है। उसी प्रकार सरकार विभिन्न प्रकार के निवेश की रहती है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां डाली रहती है, कंपनियां डाली रहती हैं। उन किए गए निवेशों पर जो लाभांश मिलता है, जो लाभ हर साल मिलता है, ओएनजीसी पैसा कमा करके दे रही है। उस लाभ और लाभांश से जो हर साल पैसा प्राप्त होता है उसे गैर कर राजस्व कर। ठीक सरकार कुछ सेवाएं देती है, जैसे सरकार बैंकिंग सेवा दे रही है, सरकार इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दे रही है। इन सेवाओं से भी सरकार को काफी पैसा प्राप्त होता है, उसे भी गैर कर राजस्व में रखते हैं। इसी प्रकार सरकार को कुछ अन्य प्राप्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे समय समय पर सरकार तमाम प्रकार के जुर्माने लगाती है, अदालतें तमाम प्रकार के जुर्माने लगाती हैं, ये सब अन्य प्राप्तियों में गिनी जाती हैं। तो अन्य प्राप्तियों से भी पैसा आता है, उसे भी गैर कर राजस्व में गिना जाता है। सरकारों को कुछ अनुदान भी मिलते हैं, तमाम विदेशी संस्थाओं द्वारा, तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF, तमाम संस्थाओं द्वारा अनुदान मिलते हैं, वह अनुदान का भी पैसा गैर कर राजस्व में गिना जाता है। यानी जो राजस्व की प्राप्तियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं। ठीक, दो सोर्स है, एक है कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। कर में टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इन स्रोतों से आने वाला पैसा जो प्राप्त होता है उसे गैर कर राजस्व कहते हैं। यह दोनों राजस्व की प्राप्तियां। अब इस जो राजस्व की प्राप्तियां हैं इसको, ये तो राजस्व की प्राप्तियां हो गई, समझना बात को, ये क्या हो गई? राजस्व की प्राप्तियां हो गई। यहां हमने दिखाया था सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं इसमें दो हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियों को तो आपने समझा, अब थोड़ी बात करते हैं हम पूंजीगत प्राप्तियों की। पूंजीगत प्राप्तियों की परिभाषा एनसीईआरटी लिख रही है कि वह प्राप्तियां, यानी वह आया गया पैसा जिसके लिए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। यानी सरकार कुछ पैसा खर्च कर रही है तब पैसा पा रही है, उसको क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। समझना, अर्थात हम कह सकते हैं इकोनॉमी की भाषा में कि वह प्राप्तियां जिससे सरकार को देयता पैदा होती है, लायबिलिटीज पैदा होती है, यानी सरकार को पैसा आ तो रहा है लेकिन बदले में सरकार ने पैसा खर्च किया है, देयता उत्पन्न की है, तब पैसा आ रहा है। तो वो सारा पैसा जो सरकार को मिल रहा है, लेकिन सरकार ने कुछ खर्च किया है, कुछ काम किया है, सरकार ने देयता ली है, तब पैसा आ रहा है, तो उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। अगर उदाहरणों से समझें तो जैसे सरकार ने कोई ऋण दिया था और ऋण की मूल राशि वापस हुई, देखो जब उस ऋण पर ब्याज मिलता है तो उसे राजस्व प्राप्तियों में रखते हैं, लेकिन जब मूल ऋण वापस आता है तो उसे किस में रखते हैं? पूंजीगत प्राप्तियों में रखते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने 2023 में मान लीजिए 100 करोड़ का ऋण दिया है 2030 तक के लिए, हर साल 10% मान लीजिए ब्याज मिलने वाला है, तो 100 करोड़ का हर साल 10 करोड़ ब्याज मिलेगा, तो हर साल जो 10 करोड़ ब्याज मिलेगा वो तो राजस्व प्राप्तियों में रखा जाएगा। लेकिन 2023 में दिया था, 2030 में जब 100 करोड़ वापस आएगा, जो मूलधन आएगा, तो वह 2030 के बजट में पूंजीगत प्राप्तियों में दिखाया जाएगा। यानी सरकार ने जो ऋण दिया है, जब मूल ऋण की राशि वापस आती है तो उसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ये एक दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी दे रहे हैं उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। सरकार विनिवेश कर रही है, विनिवेश मतलब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के शेयर बेचती है, हिस्सा बेचती है। मान लो सरकार ने LIC का कुछ हिस्सा बेच दिया तो सरकार को पैसा मिले, उससे जो पैसा मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे। तो कुल मिला जुला करके सरकार की वह पैसा प्राप्त हो रहा है जिसके लिए सरकार अतिरिक्त खर्च कर रही है। अरे भाई LIC बनाई है तब ने विनिवेश कर रही है, उसका हिस्सा बेच रही है तब ने पैसा आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, और यही दोनों सरकार की प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। कुल मिला जुला करके हम एक एक लाइन में कहें तो सरकार को प्राप्त होने वाला वह पैसा जिसके लिए सरकार कुछ खर्च नहीं कर रही है, कोई देयता नहीं पैदा हो रही है, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां कहलाती है।
और सरकार को वह प्राप्तियां जिसके लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, देता पैदा हो रही है, उसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। उदाहरण दे करके भी हमने समझाया। तो भैया ठीक है, प्राप्तियां तो हो गई, राजस्व और पूंजीगत हो गया। राजस्व में भी आपने समझा कर राजस्व, गैर कर राजस्व, पूंजीगत में भी आपने समझा। अब खर्चे की भी तो बात करेंगे। तो खर्चे की जब बात करते हैं तो उसे कहते हैं पूंजीगत लेखा, यानी यह सरकार के व्यय को दिखाता है। किसको दिखाता है? सरकार के व्यय को दिखाता है। तो पूंजीगत लेखा का मतलब होता है सरकार के व्यय का हिस्सा, सरकार के खर्चे को दिखाता है। तो जैसे सरकार की प्राप्तियां दो प्रकार की थी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, वैसे ही सरकार के व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सरकार के व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो आइए थोड़ा समझते हैं राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। तो राजस्व व्यय की परिभाषा दी जाती है कि सरकार द्वारा किया गया कोई ऐसा खर्च, सरकार द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यय जिससे किसी सार्वजनिक संपत्ति का सृजन न हो रहा हो। सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन पुल नहीं बन रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो ये सारे खर्चे किस में आ जाएंगे? राजस्व व्यय में आ जाएंगे। थोड़ा उदाहरण से समझाता हूं। जैसे राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है वेतन। जितने सरकारी कर्मचारियों का वेतन है उससे कोई संपत्ति थोड़ा सृजित हो रही है सरकार की, तो वेतन किस में आ जाएगा? राजस्व व्यय में। जो भी सरकार सब्सिडी देती है वो किस में आ जाता है? राजस्व व्यय में। सरकार जो भी पेंशन देती है वो किस में आ जाता है? राजस्व व्यय में। सरकार ने जो कर्ज लिया है उस पर हम हर साल ब्याज चुकाती है, वह किस में आ जाता है? राजस्व व्यय में। सरकार हर साल राज्यों को विभिन्न प्रकार का, पंचायतों को, राज्यों को केंद्र की सरकार अनुदान देती है, वह अनुदान किस में आ जाता है? राजस्व व्यय में आ जाता है। आप गौर से देखिए कि इन सारे व्यय से कोई सार्वजनिक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है। सड़कें, पुल, बंदरगाह, रेलवे इत्यादि नहीं बन रही हैं। पैसा खर्च हो रहा है वेतन के रूप में, सब्सिडी के रूप में, पेंशन के रूप में, ब्याज के रूप में, अनुदान के रूप में। ये सारे खर्चे राजस्व व्यय कहलाते हैं। इस राजस्व व्यय का एक विभाजन और किया जाता है। अगर देखा जाए तो यह राजस्व व्यय दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं योजनागत व्यय, एक को कहते हैं योजनागत व्यय और दूसरे को कहते हैं गैर योजनागत व्यय। वही राजस्व के खर्चे को हम इसी व्यय को दो भाग में बांटते हैं। इसी व्यय को, ये जो वेतन, सब्सिडी, पेंशन पर खर्च हो रहा है, इसी को दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं योजनागत व्यय और दूसरे को कहते हैं गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाती है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, आप लोग नाम सुनते होंगे। इन योजनाओं में वह पैसा खर्च करती है। तो जब केंद्र सरकार राजस्व खाते से या किसी अन्य योजना पर जो पैसा खर्च कर रही है जिससे कोई संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है, तो उसे कह देंगे राजस्व व्यय के तहत ही योजनागत व्यय है। जैसे मान लो किसानों के खाते में 6,000 रुपए हर साल ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 2-2 हजार की 3 किस्त में ट्रांसफर होते हैं ना। एक किस्म की वो सब्सिडी है, एक किस्म की वो सब्सिडी है। तो जो वह एक किस्म की सब्सिडी है, ठीक, उसे हम किस में दिखाएंगे? उसे गैर योजनागत व्यय में दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार से राजस्व व्यय का वह हिस्सा, वह खर्च जो केंद्र सरकार की किसी योजना पर खर्च किया जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। तमाम राज्यों की योजनाओं के लिए, तमाम केंद्र शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। तो जब राजस्व व्यय का वह हिस्सा, हम राजस्व व्यय की ही बात कर रहे हैं, जब राजस्व व्यय का वह हिस्सा जो किसी योजना के मद में खर्च हो तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार का राजस्व व्यय का वह हिस्सा जो किसी योजना के तहत खर्च न हो रहा हो, किसी योजना में खर्च न हो रहा हो, इसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं। जैसे बाजार ऋणों पर जो ब्याज की अदायगी की जाती है, सरकार ने मार्केट से कर्ज उठाया और उस पर हर साल जो ब्याज दे रही है वह सरकार का खर्चा है, वह किसी स्कीम के तहत खर्च नहीं हो रहा है, तो उसे हम गैर योजनागत व्यय कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की, लेखपाल से लेकर के कलेक्टर साहब तक की, किसी विभाग के सफाई कर्मी से लेकर के प्रदेश के मुख्य सचिव, केंद्र के कैबिनेट सचिव तक की, जितनी सेना के जवान से लेकर के दम थल सेना अध्यक्ष, जितनी भी वेतन पेंशन जाता है वह सब क्या होता है?
गैर योजनागत व्यय में आता है। जितनी भी किस्म की सब्सिडी आती है वो सारी की सारी की आती है गैर योजनागत व्यय में। यानी राजस्व के खर्चे दो भाग के होते हैं, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। उसी प्रकार एक होता है पूंजीगत व्यय। हमने खर्च को भी दो भागों में बांटा था, या हमने नहीं मतलब एनसीईआरटी ने बांटा था, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय आप समझ गए, पूंजीगत व्यय पर आ रहा है। तो बजट में सरकार के वे सारे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है, या सरकार के वित्तीय दायित्वों में कमी आती है, यानी अब कुछ काम कर लिए, चलो कुछ काम हुआ अब अगले साल नहीं करना है, कुछ काम कर लिए, यानी कोई ठोस काम हो रहा है, कोई संपत्ति का सृजन हो रहा है, तो उसे सरकार का पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन संपत्ति का सृजन भी हो रहा है, कोई सार्वजनिक संपत्ति बन रही है। याद रखना, अंतर देख लो, यहीं पर अंतर देख लो। राजस्व व्यय में वे खर्चे जिससे कोई एसेट्स नहीं बन रहे हैं, पब्लिक एसेट्स नहीं बन रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति नहीं बन रही है, वो क्या हो जाएंगे? राजस्व व्यय। सरकार के वे खर्चे जिससे एसेट्स बन रहे हैं, पब्लिक एसेट्स बन रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति बन रही है, उसे क्या कह देंगे? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में बात तो वही निकली कि पूंजीगत व्यय में वह व्यय आते हैं जिससे कोई सार्वजनिक संपत्ति बनती है। अब कुछ उदाहरणों से समझ लिए, जैसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया, संपत्ति बनी, पैसा खर्च किया। सरकार ने कोई बिल्डिंग बना ली, पैसा खर्च किया, बिल्डिंग बनी। सरकार ने कोई मशीनरी खरीदी, उपकरण खरीदी, सरकार ने कोई सड़क बना दिया, सरकार ने बंदरगाह बना दिया, ये सब पूंजीगत व्यय है। सरकार ने किसी प्राइवेट सेक्टर के सेवाओं में निवेश कर दिया, पैसा आएगा, ये सब पूंजीगत व्यय है। ठीक, सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर्ज दिया, ये ऋण दिया, इस ऋण से बाद में इस ऋण का भुगतान होगा, यह सारे के सारे क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय होते हैं। यानी संपत्ति बन रही है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, भवन निर्माण हो रहा है, मशीनें खरीद के आ रही हैं, शेयरों में निवेश हो रहा है। शेयर क्या है? संपत्ति बन रही है भाई। सड़क बन रही है, बंदरगाह बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, ये सारे के सारे क्या है? पूंजीगत व्यय है, क्योंकि संपत्ति बन रही है। ये सब पूंजीगत व्यय है। यह पूंजीगत व्यय भी ठीक उसी प्रकार दो प्रकार का होता है, एक को योजनागत व्यय कहते हैं, एक को गैर योजनागत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय जब योजनाओं के माध्यम से होता है, केंद्र सरकार ने योजना ला दी भारतमाला योजना, केंद्र सरकार ने योजना ला दी भारतमाला योजना। अब इस योजना के दौरान क्या बन रही है? देश में सड़क बन रही है, तो इस भारतमाला योजना के तहत जो सड़कें बनेंगी वो किस में आ जाएगा? योजनागत व्यय में। ठीक उसी प्रकार पूंजीगत व्यय का वह हिस्सा, मान लो सरकार शेयरों में निवेश कर रही है, शेयरों में निवेश कर रही है, इसके लिए कोई स्कीम थोड़े आती है। सरकार ऋण दे रही है राज्यों को, इसके लिए कोई स्कीम थोड़ा आती है, यह क्या हो जाएगा? गैर योजनागत व्यय हो जाएगा। तो पूंजीगत व्यय भी दो प्रकार का हो जाता है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। अब आपके सामने एक ग्राफ है, हम आपको दिखा रहे हैं, एक में ही मिला करके दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया गया है, सारी बात समझ गो, अब एक ग्राफ समझ लो। यानी सरकारी बजट दो प्रकार का होता है, एक है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। कह सकते हैं ना, हर जगह राजस्व की प्राप्तियां राजस्व के खर्चे हैं, हर जगह पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत के खर्चे हैं। तो दो प्रकार का बजट होता है, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। यह जो राजस्व बजट होता है इसमें राजस्व की प्राप्तियां होती हैं कि राजस्व में कहां कहां से पैसा आ रहा है, और दूसरा राजस्व के व्यय होते हैं, राजस्व के खर्चे होते हैं। यह जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, यह एक कर राजस्व होता है, दूसरा गैर कर राजस्व होता है। राजस्व के जो खर्चे होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। ये सारा पढ़ाया है, वही एक समरी दिया गया है। एनसीईआरटी ने चार्ट बनाया था, हमने भी वो चार्ट सेम टू सेम उतार लिया। ठीक उसी प्रकार से जो पूंजीगत बजट है, इसमें भी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं। पूंजीगत व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत व्यय। यही दोनों प्रकार का हो गया। समझ में आ गई बात? यही पूरा का पूरा बजट है, यही बजट की कहानी है।
अब इसके बाद कुछ बातें और की गई हैं। बातें ये की गई हैं कि जब सरकार का, पहले तो सरकारी बजट पास होता था, लेकिन 2003 में लाया गया एफआरबीएम एक्ट। 2003 में लाया गया एफआरबीएम एक्ट 2003 एफआरबीएम एक्ट 2003, ठीक, लाया गया 2003 में। इसका हिंदी में नाम है वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसी एफआरबीएम का, ठीक, हिंदी में नाम है, पूरा नाम है वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इस एफआरबीएम एक्ट 2003 में एक प्रावधान किया गया, और प्रावधान यह किया गया कि सरकार जब बजट पास करे, मतलब पेश करेगी, तो बजट, जो वित्त मंत्री बजट पढ़ लेंगी, बजट समाप्त होगा, तो बजट के हिसाब 3 प्रकार के दस्तावेज और संसद में रखे जाएंगे। यह पहले नहीं था, यह एफआरबीएम एक्ट 2003 से लाया गया। यहां हम एफआरबीएम एक्ट पर बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बात नहीं करती है। जब टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे कि यह एफआरबीएम एक्ट क्यों आया, परिस्थितियां क्या थी, इसके पीछे एक कहानी है, वह सुनाएंगे कि बात तो की थी नरसिम्हा राव की सरकार ने, लेकिन इस पर अटल बिहारी वाजपेयी आगे बढ़े, ठीक, काफी काम हुआ। एफआरबीएम एक्ट कैसे चला, क्या क्या हुआ, कैसे अभी 2020 में भी उसके लिए कुछ परिवर्तन लाए गए। अरुण जेटली ने एनके सिंह समीक्षा समिति बनाएगी, वो किताबों में बात आएगी। यहां सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पहले तो सिर्फ बजट ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2003 में जब वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 लाया गया, तो इसमें यह प्रावधान लाया गया कि सरकार जब बजट प्रस्तुत करेगी, वित्त मंत्री बजट जब पढ़ लेंगी, तो बजट के हिसाब 3 दस्तावेज और प्रस्तुत करेंगी। यह कौन कहता है? यह एफआरबीएम एक्ट 2003 कहता है कि वित्त मंत्री 3 दस्तावेज और प्रस्तुत करेंगी। इन 3 दस्तावेजों में तीनों का नाम हमने लिख दिया है, एनसीईआरटी ने लिखा, इसलिए लिखा है। पहले दस्तावेज का नाम है मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण, दूसरे दस्तावेज का नाम है राजकोषीय नीति संबंधी विवरण, और तीसरे दस्तावेज का नाम है समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण। यह तीनों विवरण संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह तीनों विवरण बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, और यह तीनों विवरण प्रस्तुत होना शुरू हुए जब एफआरबीएम एक्ट यानी वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 पारित हुआ। तब से लेकर कर आज तक संसद में पारित होते हैं। यह तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। इसमें 2 बातें याद कीजिएगा। पहला, इसकी शुरुआत एफआरबीएम एक्ट से हुई, और इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। बजट के साथ ये प्रस्तुत किए जाते हैं। यूपीएससी में पूछा भी गया है, कई स्टेट में भी पूछा गया। तो बजट के साथ ये तीनों डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कहानी रही बजट की। अब थोड़ी सी इस कहानी में 1-2 बातें और हैं। एक शब्द आता है, एनसीईआरटी ने शब्द लिखा है संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट, ठीक। यह एनसीईआरटी के पैराग्राफ है, सीधे मैंने कुछ नहीं किया, एनसीईआरटी के पैराग्राफों को ही आपको आसानी से प्रस्तुत करके समझा रहा हूं। तो पैराग्राफ है संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। इसका मतलब होता है बजट 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं संतुलित बजट, दूसरा को कहते हैं अधिशेष बजट, और तीसरे को कहते हैं घाटा बजट। तो हमें अब यह देखना है, ठीक, कि आखिर संतुलित बजट क्या होता है, अधिशेष बजट क्या होता है, और घाटा बजट क्या होता है। एक एक लाइन की बात आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। तो अब एकदम स्मार्ट इंटेलिजेंट हो गए हैं, मुझे अपने विद्यार्थियों पर पूरा भरोसा है। तो आइए, संतुलित, अधिशेष और घाटा बजट में संतुलित बजट क्या है, घाटा बजट क्या है, अधिशेष बजट क्या है, इसे समझते हैं। याद रखना, हम आपसे कहें कि आपका बजट संतुलित है, इसका मतलब आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं। भाई, हर परिवार का एक बजट होता है। लोग कहते हैं कि फला आदमी बड़ा अच्छे हैं, बड़ा संतुलित बजट रखते हैं, मतलब जितना कमाते हैं बेचारे उतना ही खर्च करते हैं, जितनी बड़ी उनकी चद्दर है उतना ही पांव पसारते हैं, कहा जाता है ना, कहावत कही जाती है। तो संतुलित बजट का मतलब होता है कि आय के बराबर ही सरकार खर्च कर रही है। सरकार की अगर 100 रुपये आय है तो 100 रुपये ही खर्च कर रही है, यानी बजट संतुलित है। तो संतुलित बजट का मतलब सरकार को जितना पैसा मिल रहा है उतना ही खर्च कर रही है। ये रहा संतुलित बजट। दूसरी स्थिति क्या है? जब सरकार की आय अधिक हो और खर्च उससे कम हो।
सरकार की आय अधिक हो और खर्च उससे कम हो, तो इसे कहते हैं अधिशेष बजट। मान लीजिए सरकार की आय 100 रुपये हो, खर्च 80 रुपये हो, तो 20 रुपये क्या हो गया, सरकार के पास बच गया। वह 20 रुपये क्या कहलाएगा, अधिशेष कहलाएगा, और उसी को अधिशेष बजट कहते हैं। तो जब सरकार की जितनी आय हो उससे खर्चा कम हो, कुछ पैसा बच जाए, तो उसे अधिशेष बजट। ठीक। तीसरा है घाटा बजट। घाटा बजट मतलब क्या, जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं। कहावत कहते हैं जितनी बड़ी चद्दर है उससे बाहर भी टांग निकाल दिए, टांग पसार दिए। यही तो कहते हैं कि जितनी बड़ी चद्दर है उससे बाहर टांग पसार दिए। तो यानी जब सरकार की आय से अधिक क्या हो, खर्चे हो, तो उसे घाटा बजट कहते हैं। मान लीजिए सरकार की आय 100 रुपये की है, खर्चा 150 रुपये कर रही है, तो 50 रुपये का सरकार कहां जा रही है, घाटा में जा रही है, इसे घाटा बजट कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अब ये जो घाटा बजट भी कई प्रकार का होता है, कई प्रकार के इसके गणना करते हैं, तो थोड़ा सरकारी घाटे की गणना करते हैं। ठीक, तो सरकारी घाटे में 3 घाटा आता है। एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटे मतलब राजस्व खाते का जो घाटा है। अब समझना, ऐसा समझा दे रहा हूं, देखो ये बजट है, बजट है, इसके 2 हिस्से हैं, एक राजस्व और दूसरा है पूंजीगत। पूंजीगत समझना, राजस्व में राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक, और राजस्व के खर्चे हैं, राजस्व के खर्चे हैं या राजस्व व्यय है। समझना, अगर हम राजस्व खाते की बात करें, ठीक, तो यदि मान लीजिए खर्चे अधिक हैं, खर्चे अधिक हैं और उसकी तुलना में प्राप्तियां कम हैं। खर्चे मान लीजिए 150 रुपए हैं, सॉरी 2 मिनट, सर खर्चे मान लीजिए 150 रुपए हैं और प्राप्तियां 100 रुपए हैं, तो हम कह रहे हैं कि राजस्व किस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। तो इसे कह देंगे राजस्व घाटा। अर्थात राजस्व घाटा मतलब राजस्व के खाते में जो पैसा आ रहा है उससे अधिक खर्च कर दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम, एनसीईआरटी ने पूंजीगत घाटे की बात नहीं की है, इसको भी निकाल लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां हैं, पूंजीगत व्यय है। अगर मान लीजिए पूंजीगत खाते में पूंजीगत व्यय अधिक है और प्राप्तियां कम है, तो हम कह देंगे पूंजीगत घाटा है। लेकिन पूंजीगत घाटा होता नहीं है, इसलिए यहां एनसीईआरटी जिक्र नहीं कर रही है। तो हम बात करते हैं राजस्व घाटे की, यानी राजस्व व्यय अधिक है, कम है, व्यय अधिक है, आय कम है, घाटे में हो गए। अब एक शब्द आता है राजकोषीय घाटा। बजट ही क्या है, राजकोष है, सरकार का राजकोष है। इस राजकोष में सरकार की प्राप्तियां भी हैं, इस राजकोष में सरकार की प्राप्तियां भी हैं और इसी राजकोष में सरकार के व्यय भी हैं। इसी राजकोष से होता है ना। अगर राजस्व, अगर प्राप्तियों की बात की जाए तो प्राप्तियां 2 प्रकार की हैं। एक है राजस्व प्राप्तियां, है कि नहीं है, एक ही जगह लिख दे रहा हूं, और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक, और अगर व्यय की बात करें तो एक है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, यही तो सारे हैं। दूसरा है पूंजीगत व्यय, तभी तो राजकोष बन रहा है। अब मान लीजिए आप देखिए, यहां प्राप्तियां हैं, ठीक, सॉरी व्यय में यहां आ जाएगा पूंजीगत प्राप्ति, व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक, पूंजीगत, हाँ ठीक 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 ठीक, यहां आ जाएगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक, अब देखो, अगर हम देखें
प्राप्तियां ये हैं, व्यय ये हैं, इकट्ठा मैंने कर दिया है। अब मान लीजिए यानी राजकोष में यह पैसा आने का सोर्स है इन दो खातों से, और इन दो खातों से पैसा खर्च होने का सोर्स। अगर मान लीजिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय मिलाकर के यानी सरकार का व्यय अधिक हो और उसके तुलना में प्राप्तियां क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम कहेंगे पूरा का पूरा राजकोष क्या जा रहा है, घाटे में जा रहा है। पूरा का पूरा राजकोष क्या जा रहा है, घाटे में जा रहा है, क्योंकि प्राप्तियां दो ही प्रकार की हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। खर्चे भी दो प्रकार के हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। यह दोनों खर्चे अधिक हो गए, प्राप्तियां उसकी तुलना में कम हो गई, तो राजकोष कहां चला गया, घाटे में चला गया। इसे ही कह देते हैं राजकोषीय घाटा। तो आइए बात करते हैं राजस्व घाटे की। तो अर्थात राजस्व घाटा वह स्थिति है जब सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को दर्शाता है, यानी खर्चे अधिक हो रहे हैं राजस्व खाते में, उसकी तुलना में कम आय कम हो रही है। राजस्व घाटा का एक फार्मूला है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो जब राजस्व के खर्चे अधिक है, व्यय में से प्राप्तियों को घटा दोगे, जो निकल जाएगा वही क्या है, राजस्व घाटा है। मान लीजिए राजस्व व्यय 120 रुपया है, राजस्व प्राप्तियां 100 रुपया है, तो 120 में से 100 घटाओगे तो कह दोगे कि 20 रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार का है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे में क्या दिखाया जाता है कि सरकार का कुल व्यय, ठीक, और कुल ऋण को छोड़ करके कुल प्राप्तियों का अंतर है। अगर इसको हम कुछ यूं कह दें तो हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी जो खर्च हो रहा है उसमें से जो प्राप्तियां हुई है घटा दीजिए तो सरकार का राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। मान लीजिए सरकार कुल व्यय 150 रुपये है, कुल प्राप्तियां 100 रुपये हैं, तो घटा दीजिएगा तो 50 रुपये का क्या निकल जाएगा, राजकोषीय घाटा निकल जाए। यह है राजकोषीय घाटा। एक आता है शब्द, ठीक, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। पहले राजकोषीय घाटे को समझ लिए तो हम प्राथमिक घाटा, ठीक। अब देखो समझ आते हैं, फिर इसको समझाते हैं। अब मान लीजिए राजकोषीय घाटा 100 रुपए का है कुल, और राजकोषीय घाटा अधिक है, इसका मतलब सरकार के व्यय अधिक है, तभी तो राजकोषीय घाटा है। सरकारें कहती हैं कि जो हमारा व्यय अधिक है वह इसलिए है कि हम हर साल कर्जे पर ब्याज चुका दे रहे हैं, कर्जे पर ब्याज चुका रहे हैं, ब्याज चुका रहे हैं। सरकार कहती है हम हर साल कर्जे पर ब्याज चुका रहे हैं, पिछला जो कर्ज है उस पर ब्याज चुका रहे हैं, इसलिए हमारे इस साल के जो हम राजकोषीय घाटा दिखा रहे हैं उसमें से जो हम ब्याज चुका रहे हैं उसको घटा दीजिए। सरकार कहती है कि मान लीजिए सरकार कह रही है कि हमारा कुल राजकोषीय घाटा 100 रुपया है, लेकिन यह राजकोषीय घाटा क्या दिखाता है, हमारा व्यय अधिक है। लेकिन सरकार कहती है कि जो हमने टोटल खर्च किया है उसमें कर्जे पर हम ब्याज चुका रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो हम ब्याज चुका रहे हैं उसको घटाइए, क्योंकि ब्याज पहले का है, आज का खर्चा नहीं है। सरकार कहती है कि मान लीजिए हम हर साल 20 रुपया ब्याज चुका रहे हैं, सरकार कहती है मान लीजिए हम 20 रुपया ब्याज चुका रहे हैं और कुल राजकोषीय घाटा दिखा रहे हैं 100 रुपया, तो सरकार कहती है एक्चुअल घाटा वह होगा कि जब इस 100 रुपये में से हम जो ब्याज चुका रहे हैं उसे निकाल दीजिए। यानी सरकार का कहना है कि आप हर साल के राजकोषीय घाटा में से जो हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं, जो हम ब्याज दे रहे हैं, उसे घटा दीजिए और जो निकलेगा वही एक्चुअल घाटा होगा। उसे सरकार कहती है प्राथमिक घाटा, ठीक। तो प्राथमिक घाटा ही सरकार कहती है एक्चुअल घाटा। अर्थात फार्मूला यह निकलता है कि प्राथमिक घाटा सरकार का वह घाटा है जब सरकार के राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारियों को घटा दिया जाता है, तो प्राथमिक घाटा निकलता है।
सरकार कहती है कि अगर हमारा राजकोषीय घाटा 100 रुपये का हमने दिखाया है तो उस राशि को पहले घटाइए जो ब्याज दिया है। मान लीजिए 20 रुपये ब्याज दिया है तो सरकार कहती है 100 में से 20 रुपये को घटा दीजिए तो 80 रुपया निकलेगा। तो सरकार कहती है यह 80 रुपया वास्तविक घाटा है, इसको प्राथमिक घाटे के रूप में दर्शाइए। तो हम कह सकते हैं कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी के घटाने से जो मिलता है वही प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज को निकाल दिया जाता है जो सरकारों ने चुकाया है तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसका फार्मूला है कि सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा। सकल शब्द वैसे ही है, ठीक। यानी अगर हम कहें कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस जो ब्याज अदायगी की गई है इसे घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा निकल जाए। यानी प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे में से, यानी हम मान लीजिए 100 रुपये का राजकोषीय घाटा है और ब्याज अदायगी 20 रुपये की है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा क्या निकल करके आया? 80 रुपया। इसे ही प्राथमिक घाटा कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक उसी प्रकार जैसे हमने राजकोषीय घाटे को बताया था वही एक फार्मूला और सकल राजकोषीय घाटे की फार्मूला देती है एनसीईआरटी। कहती है कि सरकार का जो कुल व्यय है उसमें से क्या घटाओ? जो राजस्व प्राप्तियां हैं और जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं, यानी वे पूंजीगत प्राप्तियां जो कर्जे के रूप में नहीं है, उन दोनों को जोड़ दो और कुल व्यय में से घटा दो तो भी राजकोषीय घाटा निकल जाता है। यह भी एक वैकल्पिक फार्मूला है, एनसीईआरटी ने दिया है तो इसको भी हमने लिख दिया है। यानी बात निकल करके आई राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा, सीधी सी बात, जब राजस्व खाते का जो खर्चा है वह राजस्व खाते की आय से अधिक हो जाता है तो राजस्व घाटा होता है। राजकोषीय घाटे का मतलब जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है, यानी सरकार का कुल खर्चा उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो राजकोषीय घाटा होता है। तीसरी बात, प्राथमिक घाटा, जब सरकार के राजकोषीय घाटे में से उस साल जो ब्याज का पैसा दिया गया उसको घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा बन जाता है। इन तीन बातों को याद रखिएगा। एक राजकोषीय घाटे का और फार्मूला दे दिया है कि कुल व्यय में से जो राजस्व की प्राप्तियां हैं और गैर ऋण जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसको घटा देते हैं तो भी राजकोषीय घाटा निकल जाता है। यह है बजट का की कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पूरी बात क्लियर हो गई होगी। मुझे ज़रूर सूचित कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के सूचित करने से, बताने से लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। हम जो भूमि तैयार कर रहे हैं वो काफ़ी उर्वर भूमि है। एक दिन इसी भूमि पर देश के भविष्य की फसलें लहराएंगी और वो देश का भविष्य और कुछ नहीं है, आप लोग हैं। हमारा राष्ट्रीय धर्म सिर्फ इतना है कि हम आपको बनाएं, आपको बनाने में भूमिका निभाएं। आप एक दिन देश को बना देंगे, बस यही हम सबकी अपनी भूमिका है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। न लड़ने का विकल्प ही नहीं है। जो नहीं लड़ते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम पढ़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई बेहतर लड़िए और एक दिन इस आसमान में आपका नाम बुलंदियों से उछाला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।